अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मेरी न्यू नावल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ अपने एक न्यू नावल के साथ, तशनगी जाँ कलम फरवा खालिद। इससे पहले कि नावल का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करती हूँ बाकी तमाम नावल्स की तरह ये नावल भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो आए न्यू नावल का आगाज़ करते हैं। तशनगी जाँ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 3। शेराकोट हमेशा से वहाँ मौजूद दो ख़ानदानों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर रहा था, जिनके बीच की दोस्ती और दुश्मनी वहाँ के लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही थी। हर साल दोनों ख़ानदानों के बीच किसी न किसी बदमज़गी का हो जाना लाजिम होता था, मगर इस पर वहाँ के लोगों को हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ मुख्तलिफ देखने को मिला था। वो था दोनों ख़ानदानों के बीच परवान चढ़ता दोस्ती का रिश्ता। बहुत से लोग यही समझते थे कि दोनों ख़ानदान शुरू से एक दूसरे के दुश्मन ही रहे थे, मगर ऐसा नहीं था। हुसैन राजपूत और याकूब खान न्याज़ी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने ही बरसों से चलती आ रही दुश्मनी की रवायत को ख़त्म करके दोनों ख़ानदानों को एक करके दोस्ती की बहुत खूबसूरत मिसाल कायम की थी। लेकिन हमेशा उनकी दुश्मनी से फ़ायदा उठाने वाले कुछ लोग ये दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उन्होंने कुछ ऐसा खेल खेला था कि दोनों ख़ानदानों की दोस्ती एक बार फिर से दुश्मनी में बदल गई थी। हुसैन राजपूत के 3 बेटे थे। सबसे बड़े सरमद राजपूत थे, जिनकी एक इकलौती और लाडली बेटी मीरब राजपूत थी। मीरब को हमेशा हर जगह नुमाया रहने और सबकी तवज्जो का मरकज़ बनने रहने की आदत थी। उसे हवेली में भी सब बच्चों से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, क्योंकि सरमद राजपूत और शमा बेगम को बहुत मन्नत और मुरादों के बाद अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा था। वो उसके मुंह से निकलने से पहले ही उसकी हर बात पूरी कर देते थे। यही वजह थी कि मीरब बहुत खुदसर और ज़िद्दी थी। उसे हर शय अपने मुताबिक ही चाहिए होती थी, और जब ऐसा नहीं होता था तो एक तूफ़ान खड़ा कर देती थी। दूसरे नंबर पर फैसल राजपूत थे, जिनका बड़ा बेटा तैमूर राजपूत एक बहुत ही कामयाब लायर था। उसे शुरू से ही वकालत का बहुत शौक था। हुसैन राजपूत ने कभी भी अपने बच्चों को उनकी मर्ज़ी करने से नहीं रोका था। तैमूर ज़्यादातर शहर में ही पाया जाता था। उसे अपने काम से बहुत प्यार था, मगर वो हर वीक एंड पर अपनी हवेली ज़रूर आता था। तैमूर से छोटी शाहनूर थी, जो हवेली की बहुत ही सादतमंद और सुलझी हुई बच्ची मानी जाती थी। अपनी ज़िंदगी के हर मामले में बड़ों के सलाह मशवरे से चलने वाली धीमे मिजाज की शाहनूर सबकी फेवरेट थी। मीरब और शाहनूर में बहुत ज़्यादा प्यार था। अगर मीरब शोला चवाला बनी रहती थी तो शाहनूर हर वक्त उसको संभालने और उसका गुस्सा कम करने की कोशिश में लगी रहती थी। दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। अक्सर मीरब शरारतें करती पाई जाती थी, मगर शाहनूर को कुछ ना करके भी मीरब के साथ उसके हिस्से की सज़ा भी भुगतनी पड़ती थी। तीसरे नंबर पर नौमान राजपूत थे, जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहते थे। वो हुसैन राजपूत की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर अमेरिका पढ़ने गए थे और फिर वहीं किसी अंग्रेज़ क्लास फेलो से शादी करके अपना घर बसा लिया था। नौमान राजपूत के 2 बेटे थे, साइम और हाशिर। हुसैन राजपूत ने उनसे बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर रखा था। वो अपने इस बेटे की इस गुस्ताखी पर उसकी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं थे, और घर के सब लोगों को सख्ती से मना कर रखा था कि अगर किसी ने भी नौमान राजपूत से रब्ता रखने की कोशिश की तो उन्हें भी अपनी हवेली से निकाल देंगे। यही वजह थी कि उनमें से कोई भी चाहने के बावजूद नौमान राजपूत से रब्ता नहीं रख पाए थे। मगर इस बात सब ही नावाकिफ़ थे कि मीरब अपने चचाज़ाद साइम से राब्ते में थी, और वो दोनों अब इसी कोशिश में थे कि कैसे अपने दादा का दिल नौमान राजपूत की जानिब से नरम कर सकें, क्योंकि नौमान राजपूत इतने साल अपनों से दूर रहने के बाद अब हवेली वापस लौटने और अपने बाबा के सीने से लगने के लिए तड़प रहे थे। अपनी माँ का तो आखिरी दीदार नहीं कर पाए थे, मगर अब अपने बाबा से माफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते थे। मीरब और साइम की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो बराह रास्त एक बार भी नहीं मिले थे, मगर फिर भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। मीरब की पूरी कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द उनकी यहाँ आने की राहें हमवार करवा दे। आपको यहाँ इस जगह पर अंगूठा लगाना है। सामने खड़ी वकील के स्याह कोट में मलबूस अलीना ने हानम को इशारे से निकाह नामे पर अंगूठा लगाने को कहा था। वो यही समझी थी कि भला ये पागल लड़की साइन करना कहाँ जानती होगी, जबकि हानम शाह खामोश निगाहों से यकटक उसे देखे गई थी।
स्टाइल से कटे खूबसूरत बालों को हाथों से झटकती वो लड़की हनम की निगाहों से कोफ्त का शिकार हो रही थी। हनम अभी तक अपने ही उसी उलझे से हुलिये में ही बैठी थी। उसे कुछ देर पहले होश आया था, जिसके बाद से उसने अपने इर्द गिर्द सिर्फ एक लड़की और एक लेडी कांस्टेबल को ही देखा था। क्योंकि क्यों क्यों अंगूठा लगाऊं? तुम खुद लगा दो ना। हानम ने चेहरे पर मासूमियत भरी तहरीर रकम करती उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा था। उसने अपनी नाजुक सी गुलाबी पंखुड़ियों को ऐसे मोड़ रखा था जैसे कोई मासूम सी बच्ची हो। हानम की बात पर अलीना ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा था। अगर उस पर होता तो वो कब की इस निकाह नामे पर साइन कर चुकी होती, मगर अफसोस कि वो घमंडी एसपी उसे बहुत आराम से फ्रेंड जोन कर चुका था। देखो, तुम्हारा एसपी फिरोज के साथ निकाह हो रहा है। तुम अब उनकी बीवी बन जाओगी, मगर निकाह करने के लिए तुम्हारा इस निकाह नामे पर साइन करना या अंगूठा लगाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ खुदा का वास्ता है तुम्हें इस पर साइन कर दो। अलीना अब की बार रोहन से लहजे में बोली थी, क्योंकि हानम उसे मुसलसल कितनी देर से ऐसे ही जज किए हुए थी। कौन एसपी? तुम खुद निकाह कर लो इस एसपी से, जाओ ले जाओ इसे यहाँ से। हानम ने उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर सामने रखे निकाह के पेपर्स उठाते उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जबकि उसकी लम्हे के हज़ारवें हिस्से में दिखाई गई स्फूर्ति पर अलीना आंखें फाड़े शाकी निगाहों से उसे तकी गई थी। ये क्या किया तुमने? वो दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। उसका बस नहीं चल रहा था इस पागल लड़की का मुंह तोड़ दे, मगर हानम की जानिब से की जाने वाली उंगली की अगली हरकत ने रही से कसर भी पूरी कर दी थी। खुद पर एलिना का इस तरह चलाना उसे शदीद गुस्सा दिला गया था। उसने साइड पर रखा पानी से भरा गिलास उठाकर एलिना के मुंह पर उछाल दिया था। हानम पर कोई नहीं चला सकता। चली जाओ तुम यहाँ से। हानम को अकेला छोड़ दो, वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। पानी डालने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो हज़ानी अंदाज में चिल्लाती अलीना पर कांच का गिलास फेंकने ही वाली थी, जब लेडी कांस्टेबल ने फ़ौरन उसे अपने कब्जे में लेते अलीना को उस हमले से महफूज रखा था। जबकि अलीना एक सेकंड की भी देर किए बगैर खौफज़दा सी दरवाजे की जानिब तक जा पहुंची थी। मेरी खुदा, ये कितनी बड़ी पागल है। फिरोज़ को यही लड़की मिली थी निकाह करने के लिए। वैसे वो जितना पागल है, उसे ऐसी पागल लड़की ही डिज़र्व करती है। दोनों एक जैसे पागल। अलीना मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती अपने बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती रूम से निकल आई थी। वो एक वकील थी और साथ ही एसपी फिरोज़ की बहुत अच्छी दोस्त भी। फिरोज़ के कहने पर उसने खुफिया तरीके से किए जाने वाले इस निकाह में उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, मगर यहाँ तो ये मदद ही उसके गले पड़ गई थी। वो न जाने कब से फ़िरोज़ को पसंद करती आ रही थी। फ़िरोज़ भी उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, मगर उसने अलीना की हौसला अफजाई कभी नहीं की थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का एक मकसद था जिसे पूरा किए बगैर वो अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं चाहता था। उसने हमेशा अलीना को मूव ऑन करने का कहा था, मगर अलीना चाहने के बावजूद भी फ़िरोज़ की जानिब से अपने दिल को नहीं समझा पाई थी। वो अब भी पूरे दिलो जान से उसकी मुंतज़िर थी, लेकिन अब ये हनम नामी मुसीबत उसे बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही थी। फ़िरोज़ ने उसे सारी हकीकत बता दी थी, मगर फिर भी अलीना को हनम शाह की बेपनाह खूबसूरती ने बुरी तरह हाइफ कर दिया था। वो बस यही चाहती थी कि किसी तरह ये निकाह टल जाए। खान हवेली के बड़े से हाल में इस वक्त तमाम लोग मौजूद थे। एक जानिब ख़वातीन अपनी रौनक लगाए बैठी थीं, तो दूसरी जानिब मर्द हजरात की महफिल सजी हुई थी। सब लोग ही दोनों ख़ानदानों के इस मिलाप पर बेपनाह खुश थे, सिवाय मीरब के, जो कौसर बेगम के साथ उनके तख्त पर बैठी मुसलसल पहलू बदल रही थी। उस शख्स की सर्द निगाहें नज़रों के सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मीरब जिस शय से बचना चाहती थी, यहाँ आकर उसके साथ वही हो रहा था। पलवशा छोटे खान आए नहीं अभी तक। कौसर बेगम ने सवालिया निगाहों से अपनी पोती की जानिब देखते इस्तफसार किया था। अर्शियान वैसे ही नहीं पहुंचा था, इसलिए वो चाहती थी कि ज़राब जल्द अज जल्द मेहमानों के बीच आ जाए। उन्हें कहीं न कहीं यही डर था कि क्या पता ज़राब भी वहाँ आना गवारा ना करे। वो फ्रेश हो रहे हैं, बस अभी आते ही होंगे। वो आ गए। पलवशा ने मुस्कुरा कर जवाब देते सीढ़ियों की जानिब इशारा किया था, जिस पर सब ख़वातीन की निगाहें उससे उठी थीं। मीरब चाहते हुए भी अपनी निगाहों की इस बेख्तियार हरकत पर काबू नहीं रख पाई थी। स्याह खेड़ में मलबूस भारी कदम जीनों पर रखता वो नीचे उतर रहा था। दामी रंग के लिबास में कंधों पर स्याह शाल फोल्ड करके डाले वो अपनी मशहूर कुन शख्सियत के साथ वहाँ मौजूद तमाम अफराद को पल भर के लिए मस्मराइज सा कर गया था।
اس کی شاہانہ چال میں دنیا فتح کر لینے کا غرور تھا۔ اس کی روشن کشادہ پیشانی اس کے مضبوط اور اٹل ارادوں کا پتہ دے رہی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ میرے خان کو نظر بد سے بچائے۔ میرم جو اس میں بے مہر کے فسوں میں گرفتار ساکت سی آنکھ کھلے ہونٹوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ اپنے عقب سے آتی کوثر بیگم کی آواز پر وہ فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور اپنی اس بے اختیار حرکت پر خود پر ڈھیروں لعنت بھیجتے وہ اپنی نگاہیں موڑ گئی تھی۔ یہ شخص صرف اس کی نفرت کے قابل تھا۔ معاف کیجیے گا خانم بی بی، مگر آپ کے اس خان کو میری بری نظر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کا یہ غرور تو میں توڑ کر رہوں گی۔ میرب کوثر بیگم کی باتوں پر مسکراتی دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوئی تھی جب اچانک اس کی نظر پلوشہ پر پڑی تھی، جو ابھی بھی دیوانہ وار نگاہوں سے زراب خان نیازی کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ زراب کو اٹھ کر مل رہے تھے، جس کے بعد وہ اپنے دادا یعقوب خان نیازی کے پہلو میں جا بیٹھا تھا۔ اس نے راجپوت خاندان کے مردوں کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی تھی، جو بات میرم کو مزید آگ لگا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ دلہن دولہا کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، اس لیے انہیں ایک ساتھ بٹھا کر مہندی کی رسم کی جا رہی تھی۔ سب لوگ انہی کی جانب متوجہ تھے جب اچانک میرب کو خود پر کسی گہری نگاہوں کی تپش معلوم ہوئی تھی۔ میرم کی نگاہیں فوراً زراب خان کی جانب گئی تھیں، مگر اسے مسکرا کے پلوشہ کی جانب دیکھتا پا کر میرب اندر تک جھلس اٹھی تھی، کیونکہ دوسری جانب پلوشہ کا شرمایا گھبرایا انداز صاف بتا رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ میرب چاہنے کے باوجود خود پر ضبط نہیں رکھ پائی تھی۔ میں تمہیں کسی اور لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی زراب خان۔ تم جیسا بے حیرت انسان نہیں دیکھا میں نے آج تک، جو اپنے ہی گھر میں نقب زنی کر رہا ہے۔ میرب ہمیشہ غصے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی اور پلوشہ کا ہاتھ تھامے اسے لیے حال سے نکل آئی تھی۔ میرب کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہاں لے کر جا رہی ہیں مجھے؟ پلوشہ اس کے انداز پر حیران ہوتی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ میرب اسے لیے ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں آرام سے پلوشہ سے بات کر سکتی تھی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے پلوشہ، پلیز میری بات پر یقین کرنا، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اگر تم میری بات پر یقین کرو گی تو تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ تم نہیں جانتی تم خود کو ایک اندیکھی آگ میں دھکیل رہی ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، خود کو روک لو، ورنہ خود کو اس آگ میں جلنے سے نہیں بچا پاؤ گی۔ میرب ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ پلوشہ ناسمجھی بھری نگاہوں سے اسے تاکے گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرب نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ زراب خان نیازی سے دور رہو، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ پہلے ایسے ہی اپنی سحر انگیز شخصیت کے جال میں پھنساتا ہے اور پھر مقابل کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تم بہت غلط سمجھا رہی ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے قدموں کو روک لو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ میرب ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی، جبکہ پلوشہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ خان آپ، میرب جو اپنی ہی دھن میں بولی جا رہی تھی، خدا کے لیے تم میرا ساتھ مت چھوڑو۔ تم تو محبت کرتی ہو نا مجھ سے۔ پوری دنیا کی نفرت برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو خود کو برباد کر دوں گا۔ وہ لمبا چوڑا مرد اس نازک سی لڑکی کے سامنے کھڑا گڑ گڑا رہا تھا، اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ مرد آسانی سے نہیں روتا تھا، مگر آج وہ چٹانوں جیسا حوصلہ رکھنے والا مضبوط مرد رو رہا تھا۔ لیکن آج سامنے کھڑی محبت کے ریشمی دھاگوں سے گندھی لڑکی کا دل تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے آج اپنے محبوب کا رونا بھی فریب لگ رہا تھا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، اب یہاں آپ کے لیے کچھ نہیں بچا۔ میں آپ جیسے انسان کی خاطر اپنے گھر والوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو کب اپنے مفاد کی خاطر مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دے۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی ہے، میں آپ کو پہلے کیوں نہیں پہچان پائی۔ میرا رب بہت رحیم ہے، اس نے مجھے آپ کے شر سے بچا لیا، ورنہ میں بھی آپ کی حیوانیت کی بھینٹ چڑھ چکی ہوتی۔ جس لڑکی کے ہونٹوں سے آج تک اس نے اپنے لیے محبت بھرے نرم الفاظ سنے تھے، اس کی زبان سے نکلے یہ الفاظ اس شخص کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر گئے تھے۔ جاری ہے۔